अब तक हमने सत्ता का स्रोत क्या है इसे डिस्कस कर लिया, सत्ता का स्वरूप क्या है इसे भी डिस्कस कर लिया। अब सत्ता का उद्देश्य क्या है आज इसे डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपना संविधान किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बना रहे थे उस टाइम पे, तो ये ऑब्जेक्टिव है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है इसे करने में तो कमेंट करके बताए उसका क्या डाउट है, उसका आंसर मैं जरूर बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। तो एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस, सभी के लिए जस्टिस इंश्योर करना। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीन तरह के जस्टिस की बात की गई है प्रस्तावना में। ये है क्यों, इसको समझ लेते हैं। कोई भी सोसाइटी है, सोसाइटी में दो चीजें जरूर होती हैं, हमेशा होती हैं किसी भी सोसाइटी में, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक कॉपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में चेंज लाता है, बदलाव लाता है। कॉपरेशन सोसाइटी में कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है। दोनों का होना जरूरी है। किसका ज्यादा होना जरूरी है? अगर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा तो सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर सोसाइटी को सरवाइव करना है तो कॉपरेशन की मात्रा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा होनी चाहिए। और ये कब होगा? जब सोसाइटी में जस्टिस होगा। अगर जस्टिस नहीं होगा सोसाइटी में तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाएगा, कॉपरेशन कम हो जाएगा। इसीलिए हमारे प्रियम्बल में जस्टिस का आइडियल है। जस्टिस का आइडियल रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। अब जस्टिस है क्या इसे समझ लेते हैं। जस्टिस वर्ड लैटिन वर्ड जस, इससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू सिंथेसाइज। टू सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करना? कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स को। कैसे, इसको समझ लेते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो यहां कुछ किसान थे, कुछ जमींदार थे। किसान क्या चाहते थे? भाई जिन जमीनों पे, जिन खेतों पे हम सालों से खेती कर रहे हैं उस पे हमारा अधिकार होना चाहिए। ये फार्मर्स कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं। जमींदार क्या कह रहा है कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है और राइट टू प्रॉपर्टी हर डेमोक्रेसी में व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इसलिए जो मेरे खेत है मैं अपने खेत किसी दूसरे को क्यों दूं। अब दोनों के बीच क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तब यहाँ सिंथेसिस का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? जमींदारी उन्मूलन किया। ये क्या है? सोशल जस्टिस। खेतों का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो गया? अगर हम जस्टिस की बात करें तो तीन तरह के जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रियम्बल में तीन तरह के जस्टिस की बात की गई है। उसमें पहला क्या है? सोशल जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स क्या था? जो यहाँ की जमीन थी, लैंड। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वो क्या है? सोशल जस्टिस। इसको मतलब क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स। समाज के जितने भी रिसोर्सेज हैं सबका बंटवारा सब में होना चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे सरकारी नौकरियां हैं, ये भी रिसोर्स है, तो ये सबको मिलनी चाहिए। इसीलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था लाई गई है। ये क्या है? सोशल जस्टिस है कि भाई जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, सब में सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। ये क्या है? सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस का मतलब ये भी होता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, किसी भी बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, अमीर और गरीब के बीच में, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। अगर आप देखेंगे कुछ पद हैं, जैसे पद जो ऊंचे पद हैं उनका नाम कैसा होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति। ऐसा लग रहा है सारे पुरुषों के लिए ही बनाए गए हैं। और जितनी गालियां हैं वो सारी महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पहले का भी और उसका भी, तभी जेंडर जस्टिस आएगा। तो ये भी होना चाहिए। दूसरा हो या ना हो आपके ऊपर है, लेकिन पहला तो जरूर होना चाहिए। इसलिए उसके नामों में भी अब चेंजेस लाए जा रहे हैं। जैसे हम लोग बचपन में जब क्रिकेट देखते थे तो बैट्समैन लिख के आता था, अब बैटर लिख के आता है। पहले चेयरमैन वर्ड ज्यादा यूज होता, अब चेयरपर्सन यूज होता है। तो अब चेंजेस आ रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है इकोनॉमिक स्फीयर में भी डेमोक्रेसी आ जाए तो वही इकोनॉमिक जस्टिस है। कैसे? हर व्यक्ति के पास
मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए, आजीविका का साधन होना चाहिए, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जब डिपेंडेंट नहीं होगा तो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है। तो मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए उसके पास। और क्या होना चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। जैसे एक स्कूल है, वहाँ एक मास्टर साहब पढ़ाते हैं और एक मास्टरनी जी भी पढ़ाती हैं, तो दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों का वेतन भी समान होना चाहिए। मनरेगा में एक महिला भी काम कर रही है, एक पुरुष भी काम कर रहा है, दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों का वेतन भी समान होना चाहिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, अगर सिर्फ ग्रोथ है सोसाइटी में तो पर्याप्त नहीं है, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। जब ग्रोथ होगी, जब पैसे आएंगे, जब वेल्थ जनरेट होगी, तभी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब वही नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? लेकिन सिर्फ इसका होना, सिर्फ ग्रोथ का होना पर्याप्त नहीं है, इंक्लूसिव ग्रोथ का होना चाहिए। ग्रोथ से क्या नुकसान है? अगर सिर्फ ग्रोथ है, ग्रोथ कैसी हो सकती है? ग्रोथ जॉबलेस हो सकती है। जीडीपी तो भाई बढ़ रही है 10%, 12%, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो पा रही है, इसलिए ग्रोथ पर्याप्त नहीं है। ग्रोथ कैसे हो सकती है? ग्रोथ रूथलेस हो सकती है, निष्ठुर हो सकती है कि भाई सिर्फ अमीरों का फायदा हो रहा है, गरीबों का कोई फायदा नहीं हो रहा, इकोनॉमी का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जैसे अभी अगर पेंडेमिक के टाइम की बात करें तो अमीरों की इनकम काफी ज्यादा बढ़ गई और जो गरीब थे और ज्यादा गरीब हो गए, उनकी इनकम कम हो गई। तो ग्रोथ रूथलेस हो सकती है। वॉइसलेस हो सकती है ग्रोथ। वॉइसलेस का मतलब जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, उसके पास वॉइस ही नहीं है अपनी बात रखने का, तो जो डेमोक्रेटिक इंडिकेटर हैं वो और खराब हो रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ ग्रोथ पर्याप्त नहीं है। ग्रोथ फ्यूचरलेस भी हो सकती है। फ्यूचरलेस का मतलब, ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज झोंक दिए जाएं कि हमारी इकोनॉमी खूब तेज से बढ़े, खूब तेजी से बढ़े, आगे बढ़े, 10%, 12%, 15% की स्पीड से बढ़े। अगर हम सारे रिसोर्सेज लगा देंगे, इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसी ग्रोथ ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसको वो राइट नहीं मिल पाएंगे जो आज हमारे पास है। हवा प्रदूषित हो जाएगी, पानी दूषित हो जाएगा। इसीलिए ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब ग्रोथ में सब लोग कंट्रीब्यूट करें और उसका फल हो वो सबको मिले, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक स्फीयर में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबके पास मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? तीसरा जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मतलब हो गया वन पर्सन वन वोट, और उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। पर्सन का वोट, हर पर्सन का वोट बराबर होना चाहिए, उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए और एक पर्सन को एक ही वोट मिलना चाहिए। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में ब्लैक्स को पहले वोटिंग राइट नहीं दिया गया और ब्लैक वुमेन को तो 1965 में वोटिंग राइट दिया गया है। यूके की बात करें, इंग्लैंड की, यूके में 1918 में कुछ महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया, लेकिन सारी महिलाओं को 1928 में वोटिंग राइट सबको दिया गया था, महिलाओं को। जबकि इंडिया ने आजादी के बाद जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो सारे लोगों को कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, सबको वोटिंग राइट दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र इनसे ज्यादा उदार है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस है और ये पहले दिन से है, जिस दिन पहला इलेक्शन हुआ था उस दिन से ये है। दूसरी चीज, पोस्ट एंड ऑफिसर शुड बी ओपन टू ऑल। जो पोस्ट है, ऑफिस है, जैसे आज प्रेसिडेंट कौन है? ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं वो। आज पीएम कौन है? बचपन में बहुत गरीब थे, चाय बेचते थे, तो आज ऐसा व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है। ये क्या है? ये पॉलिटिकल जस्टिस है। जो पोस्ट है, ऑफिस हैं, ओपन टू ऑल है, कोई भी व्यक्ति इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है, जबकि इंडिया में इंदिरा गांधी को हमने प्राइम मिनिस्टर बहुत पहले ही बना दिया है। तो हम कह सकते हैं अमेरिका से हमारा लोकतंत्र ज्यादा बढ़िया है।
तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी की बात की गई है, 5 तरह की लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का रूट वर्ड है लिबर, इसका मतलब अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए लोगों के ऊपर, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो पाबंदी, बंदिशें, बंधन ये सब नहीं होना चाहिए नागरिकों के ऊपर, उन्हें आजादी मिलनी चाहिए। आजादी किस चीज की? प्रियम्बल में 5 चीज की बात की गई है, ये आपको 5 याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस लिबर्टी की बात की गई है। तो ये 5 लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट का क्या मतलब हो गया? किसी भी चीज पे, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पे, डिफरेंट डायमेंशन पर सोचने की आजादी। भाई जीएसटी एक्ट आया, ये कैसा है, अच्छा है बुरा है, इसमें ये समस्याएं हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, अच्छा है या बुरा है, इसमें ये समस्याएं हैं। हर व्यक्ति को आजादी मिलेगी सब सोचने की। गवर्नमेंट अपनी कोई चीज थोपेगी नहीं, नहीं नहीं बढ़िया है, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। तो ये क्या है? किसी भी चीज पे सोचने की आजादी। सरकार अपनी कोई चीज थोपेगी नहीं, सबके पास राइट टू डिसेंट है, हम असहमत हो सकते हैं। सरकार जो भी पॉलिसी लाती है, जैसे फार्म लॉज लाई, कृषि कानून, तो कई लोग उससे असहमत थे, उनके पास राइट टू डिसेंट है, असहमति का अधिकार है। तो ये क्या है? किसी भी चीज के बारे में सोचना। एक्सप्रेशन, जो हमने सोचा है उसको हमने प्रदर्शित कर दिया। कैसे? भाई ये फॉर्म लॉ जो कृषि कानून थे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में थे, तो लोग धरने पे बैठ गए, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। कुछ लोगों ने द हिंदू में आर्टिकल लिख दिया, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, किसी एक्शन से भी हो सकता है, जैसे धरना देना। एक्सप्रेशन क्या है समझ गए आप। बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है किसी विचारधारा में विश्वास करना। जैसे गांधी जी की क्या विचारधारा है, हो सकता है कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करे। हो सकता है किसी व्यक्ति को अम्बेडकर जी की, डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा ज्यादा अच्छी लगी, वो उस पर चले। हो सकता है किसी को लोहिया, डॉक्टर लोहिया जिनके बारे में कहा जाता है, जो उनका समाजवाद है, वो यहाँ का नेटिव है, जो देसी समाजवाद है, उनकी विचारधारा अच्छी लगे। तो हर व्यक्ति के पास आजादी है अपनी मनपसंद विचारधारा को चुनने की, उसे फॉलो करने की, उस पर विश्वास करने की। अगला क्या है? फेथ, फेथ एंड वर्शिप। फेथ का मतलब होता है ये धर्म से संबंधित है, रिलीजन से रिलेटेड है। फेथ किससे रिलेटेड है? रिलीजन से ही रिलेटेड होता है ये हमेशा। ये है क्या? किसी भी चीज पे विश्वास करना, किसी की टीचिंग्स, ये रिलीजन से ही रिलेटेड होगा। जैसे हो सकता है मैं अद्वैत पे विश्वास करूं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है ना परा, सिर्फ ब्रह्म सत्य है और जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, अद्वैत है, दोनों एक ही है। हो सकता है मैं विश्वास करूं कि भाई गंगा जी में मैं नहाऊंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, ये क्या है? मेरा फेथ है। हो सकता है मेरा फेथ शंकर जी में हो सकता है मेरा फेथ है कि मैं हवन करूं और मैं स्वर्ग में चला जाऊं, ये सब क्या है? फेथ है। और जब मैं सही में हवन करूं तो क्या है? वो वर्शिप है। जो रिचुअल्स हैं, जो कर्मकांड है, उनको जब करें तो वो वर्शिप है। फेथ और वर्शिप में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। फेथ क्या है? किसी चीज पर विश्वास करना, और वो धार्मिक चीज ही होगी। और वर्शिप कर्मकांड, जैसे मेरा विश्वास है गंगा जी में जो नहाएगा वो उसके सारे पाप धुल जाएंगे, और गंगा नहाने जाना ये वर्शिप है। शंकर जी पे विश्वास करना, ये क्या है? फेथ है। अमरनाथ यात्रा पे जाना, ये क्या है? वर्शिप है। कांवड़ यात्रा निकालना, ये वर्शिप है। हज यात्रा पे जाना, ये वर्शिप है। तो फेथ और वर्शिप के बीच आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो हमारे संविधान में इक्वलिटी की बात की गई है, 2 तरह की इक्वलिटी। इक्वलिटी है क्या? इक्वलिटी को पहले समझ लेते हैं। इक्वलिटी का मतलब होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव 2 तरीके से हो सकता है। हो सकता है भेदभाव किसी स्ट्रॉन्गर के फेवर में हो सकता है भेदभाव वीकर के फेवर में हो, जो मजबूत है उसे और मजबूत किया जाए, या जो कमजोर है उसे मजबूत किया जाए। तो डिस्क्रिमिनेशन 2 के फेवर में हो सकता है, या तो मजबूत के फेवर में होगा या तो कमजोर के फेवर में होगा। अगर मजबूत के फेवर में हो रहा है तो उसे कहते हैं प्रिविलेज, वो नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी का मतलब अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। सोसाइटी में, समाज में, देश में प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए किसी को, तब इक्वलिटी है।
absence of privilege। तो दो तरह की इक्वलिटी की बात की गई है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। स्टेटस का मतलब हर व्यक्ति, स्टेटस का मतलब है हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, सबका प्रतिष्ठा समान मानी जाएगी, स्टेटस सबका समान होगा। एक इंजीनियर साहब थे, बहुत बड़े पद पे पहुंच गए, उनकी शादी गांव में हुई थी, फिर अपनी श्रीमती जी को शहर ले गए, लेकिन वो उन दोनों की ज्यादा बनती नहीं थी। इंजीनियर साहब हमेशा कहते रहते थे कि घर में बैठ के तुम दिन भर करती क्या हो, कुछ तो नहीं करती हो। ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही थी। एक दिन शाम को इंजीनियर साहब ऑफिस से घर आते हैं, देखते हैं पूरा घर बेतरतीब ढंग से फैला हुआ है, कोई भी चीज अपने यथास्थान पे नहीं है। उन्होंने अपनी मिसेस को बुलाया, पूछा भाई ये क्या है, तुमने क्या किया आज? तो उनकी मिसेस ने उत्तर दिया कि तुम हमेशा कहते रहते हो ना कि दिन भर मैं घर में बैठ के करती क्या हूं, तो आज मैंने वही किया, कुछ नहीं। तो अगर महिलाएं घर का काम न करें तो घर न चले। फिर भी उन्हें इक्वल नहीं समझा जाता है, इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता है। तो हमारा संविधान प्रियम्बल किसकी बात करता है? स्टेटस सबका बराबर होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, स्टेटस सबका, प्रतिष्ठा सबकी बराबर होगी। अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, एसएससी देना है, तो उसके लिए ओपन एग्जाम होगा कि भाई खुला मैदान है, जिसके अंदर जितनी योग्यता हो वो कर ले, सबको खुला मैदान दिया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है विकसित होने के लिए सबको समान अवसर। अगर किसी व्यक्ति को एमएलए बनना है, एमपी बनना है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, खुला मैदान है, चाहे जो व्यक्ति कंटेस्ट कर ले, जितनी उसके अंदर क्षमता है उसे वो मिल जाएगा। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब हर व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। तो दो तरह की इक्वलिटी की बात की गई है। अब आगे चलते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक होने की भावना, हम की भावना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन कभी कभी करें लड़ाई। तो फ्रेटर्निटी का मतलब है हम सब लोग मिलजुल के आपस में भाई भाई की तरह रहें, बिरादरी, भाईचारा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें सोसाइटी में होनी चाहिए। और क्या बात की गई है प्रियम्बल में? प्रियम्बल में बात की गई है डिग्निटी की, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, हर व्यक्ति इक्वल होगा। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात कही गई है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात कही गई है। लेकिन वो जीने का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति जी रहा है, उसकी सांसें चल रही हैं, तो कहा जाएगा वो जीवित है। किसी व्यक्ति अगर सांसें चल रही हैं, नस चल रही है, दिल धड़क रहा है, तो क्या मान लिया जाए वो व्यक्ति जीवित है? अगर वो भूखा है, नंगा है, पीड़ित है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा था कि भाई जीने का मतलब है डिग्निफाइड लाइफ होना, गरिमामय पूर्ण जीवन होना, तब उसको कहा जाएगा राइट टू लाइफ है इस व्यक्ति के पास। अगर वो नहीं है तो भाई ऐसे व्यक्ति का जीने का कोई मतलब नहीं है। बिना गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का मतलब है डिग्निफाइड लाइफ। और ये कहां से कहा? ये प्रियम्बल में लिखा है कि हर व्यक्ति की डिग्निटी इंश्योर की जाएगी, हर व्यक्ति के पास ये राइट है डिग्निफाइड लाइफ का, गरिमामय पूर्ण जीवन। इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, जितने भी इंडिविजुअल है, नागरिक हैं, वो सब अपने आप में इंड है, वो मीन्स नहीं है, मतलब किसी का साधन नहीं है कि हम राज्य जो चाहे नागरिकों के साथ वो कर दे, नहीं, वो जो करना चाहे वो करेगा, वो डिसाइड करेगा, वो अपने आप में क्या है, साध्य है, वो किसी का साधन नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। प्रियम्बल में यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों की बात की गई है। यूनिटी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है? यूनिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये क्या है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इंटीग्रिटी क्या है? ये जियोग्राफिकल कंसेप्ट है, भौगोलिक अवधारणा है। यूनिटी का मतलब है हम सब लोग, सारे देश के लोग, देशवासी एक साथ रहें, एक होकर रहें। जैसे असम में कुछ दिन पहले बाढ़ आई, तो फिर गुजरात के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसमें,
जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें अपना चंदा दिया, लोगों को पीड़ा हुई, भाई वहां का आदमी कष्ट में है, महाराष्ट्र के लोगों ने किया, तमिलनाडु के लोगों ने किया। ये क्या है? एक होने की भावना, हम सब भारतीय हैं, ये यूनिटी है। यूनिटी क्या है? साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है, एक दूसरे से लगाव होना। अगर कोई भी इंडियन ऑस्ट्रेलिया में, कई बार वहां नस्लभेदी हमले हो जाते हैं, उसमें घायल हो गया, तो जब हम यहाँ न्यूज सुनते हैं तो हमें कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय था। भारतीय टीम, क्रिकेट टीम या हॉकी टीम जो भी हो, कहीं हार जाती है, हमें कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी टीम है, वो साइकोलॉजिकल है। तो यूनिटी क्या है? साइकोलॉजिकल है, एक होने की भावना, एक होना, एकता, इंटीग्रिटी, अखंडता। ये क्या है? ये ज्योग्राफिकल है। जैसे ये हमारा देश है, अगर इसका कोई भूभाग, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका कोई भी भूभाग हमसे अलग हो जाए तो इसका मतलब हमारी इंटीग्रिटी वॉयलेट हो गई। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला हिस्सा मान लीजिए चाइना कब्जा कर ले तो हमारी इंटीग्रिटी वॉयलेट हो गई। ये तो बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। मान लीजिए एक जिला, बहुत छोटा सा हिस्सा, इसे वो कब्जा कर ले, अपने क्षेत्र में मिला ले, तो ये हमारी इंटीग्रिटी वॉयलेट हो गई। या महाभारत की भाषा में बात कर रहे हैं कि सुई की नोक पे रख सकें इतनी जमीन भी अगर हमारी कोई ले लिया तो ये हमारी इंटीग्रिटी वॉयलेट हो गई। इंटीग्रिटी क्या है? ज्योग्राफिकल है, हमारा कोई भी भूभाग हमसे अलग नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और यूनिटी ऐसा होना चाहिए, जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोग एक होकर रहें, एक दूसरे के सुख दुख में भागी बने, भागीदार बने। तो ये साइकोलॉजिकल और इंटीग्रिटी ज्योग्राफिकल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। प्रियम्बल में क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं? इसमें दो मुद्दे हैं। पहला कि क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट। और दूसरा, क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? जो प्रियम्बल है क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे ध्रुव तारा लोगों को दिशा दिखाता है रात में कि भाई इधर जाना है, ये दिशा है। जैसे लाइट हाउस होते हैं समुद्र में, वो जहाज को दिशा दिखाते हैं भाई इस डायरेक्शन में जाना है। उसी तरह जो प्रियम्बल है वो हमें दिशा दिखाती है, हमें ये काम करना है। इसलिए इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा। अगर अमेंडमेंट होगा तो इसका जो क्रक्स है वही नष्ट हो जाएगा। और जो हमारा संविधान है उसका पहला पार्ट कौन सा है? अगर संविधान को पार्ट में देखें, पहला पार्ट क्या है? यूनियन एंड स्टेट। दूसरा पार्ट क्या है? सिटीजनशिप। तीसरा क्या है? फंडामेंटल राइट। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे हैं, तो इसमें प्रियम्बल कहाँ आती है? प्रियम्बल पार्ट नहीं है, प्रियम्बल संविधान का अंग नहीं है, ऐसा बेरुबरी केस में कहा गया था। उसके पीछे मकसद क्या था? इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है और इसमें इसका संविधान का पार्ट भी नहीं है। ये चीजें बेरुबरी केस में कही गई। लेकिन केशव नंदा भारती केस में, केशव नंदा भारती केस में इस जजमेंट को पलट दिया गया। केशव नंदा भारती केस में कहा क्या गया? केशव नंदा भारती केस में कहा गया कि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है और ये संविधान का अंग भी है। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया है केशव नंदा भारती, केशव नंदा भारती केस में ये कहा गया है। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है, पहला, प्रियम्बल संविधान का अंग है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। तीसरा, प्रियम्बल में अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि है क्या। केशव नंदा भारती केस में ही ये डॉक्ट्रिन दी गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे इक्वलिटी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको नहीं हटाया जा सकता है। तो अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, क्या आज तक प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है प्रियम्बल में, अमेंडमेंट एक बार हुआ है, वो भी कब? 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और इसमें 3 वर्ड डाले गए थे, कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड डाले गए हैं। आज तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है और 3 वर्ड डाले गए हैं। ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं कि कुछ जो आलोचक होंगे उन्हें तो कुछ पॉइंट चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या कमियां हैं। वो लोग इसमें कुछ कमियां जरूर निकालेंगे और कुछ हैं भी। जैसे पहला पॉइंट, जो हमारा संविधान है, जो प्रियम्बल है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब किसने बनाया है? हम लोगों ने बनाया है। लेकिन रियलिटी में किसने बनाया है? रियलिटी में संविधान सभा के लोगों ने बनाया है। किसके तरफ से बनाया है? यहाँ के लोगों की तरफ से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इनके बिहाफ पे, इनकी तरफ से बनाया है। तो क्या इनका काम नहीं था कि जब भाई हमने तुम्हारी तरफ से बनाया है तो एक बार तुम्हें दिखा तो दें कि हमने ये बनाया है, देखो सही है या गलत है। इसका मतलब कि एक बार जनमत करा लेते, उस पर रेफरेंडम करा लेते, वोटिंग करा लेते कि भाई ये सही है, हमने आपके बिहाफ पे बनाया है। तो ये पहली क्रिटिसिज्म है। जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रियम्बल है और वहां भी वोटिंग, ऐसा रेफरेंडम नहीं हुआ है। तो इसमें रेफरेंडम नहीं हुआ है, जनमत नहीं लिया गया है लोगों का। दूसरी चीज, जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है। जो प्रियम्बल है वो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। इसमें बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, इक्वलिटी की, लिबर्टी की, जस्टिस की। मान लीजिए अगर ये चीजें ना हो रही हो, सोशल जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस सोसाइटी में नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कह सकता है कि भाई ये चीज तो है ही नहीं, तो होनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन जस्टिसिएबल है। तीसरी चीज, ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टूथलेस टाइगर। ये किसी काम का नहीं है, ये ऐसा शेर है, इसको टूथलेस टाइगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। तीसरा पॉइंट, इसमें क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी का मतलब, यहां भाई सेकुलरिज्म की बात की गई है। कैसा सेकुलरिज्म है? यहां सोशलिज्म की बात की गई है। ये कैसा सोशलिज्म है? इंडिया का अलग सेकुलरिज्म है, यहाँ का सोशलिज्म अलग है, तो इस पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। चौथा, ओरिजिनलिटी नहीं है, मौलिकता नहीं है। ओरिजिनलिटी का मतलब भाई ये जो कंसेप्ट है प्रियम्बल का, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। और इसकी जो लैंग्वेज है और जो कंटेंट है, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें मौलिकता का अभाव है, ओरिजिनलिटी नहीं है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल प्रियम्बल नहीं है। ये निंदक लोग ऐसे पॉइंट गिनाते हैं, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन जस्टिसिएबल है प्रियम्बल। लेकिन ये कहना पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या जस्टिसिएबल है या नहीं है, तो इसका आंसर है नॉन जस्टिसिएबल है। ये पॉइंट सही है। लेकिन इसके जो प्रावधान है, जैसे इक्वलिटी की बात की गई है, डेमोक्रेसी की बात की गई है, तो हर व्यक्ति के पास राइट टू वोट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहीं और किसी और पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था की गई है। राइट टू इक्वलिटी ये एक फंडामेंटल राइट है, ये जस्टिसिएबल है, ये पार्ट 3 में इसकी अलग से व्यवस्था की गई है। तो जो प्रियम्बल के आइडियल्स हैं, इसमें से कुछ को संविधान के कहीं और किसी और पार्ट में डाला गया है और वहां वो जस्टिसिएबल है। अब ये हो गया क्रिटिसिज्म। तो हमें ये भी देखना चाहिए सिग्निफिकेंस, इसका फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है प्रियम्बल का। सिग्निफिकेंस, पहला पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जहां भी जुडिशरी को या किसी को लगता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वर्ड, कोई टर्म, कोई कंसेप्ट वेग है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे प्रियम्बल को देखा जाएगा कि प्रियम्बल क्या कह रही है, उसके हिसाब से उसकी व्याख्या की जाएगी। जैसे मेनका गांधी केस के पहले राइट टू लाइफ का मतलब क्या था? सिर्फ जीवित रहना। लेकिन मेनका गांधी केस में जो जज थे, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ डिग्निटी की बात भी की गई है प्रियम्बल में। तो आर्टिकल 21 में उन्होंने क्या कहा? भाई जीने का मतलब है गरिमामय पूर्ण जीवन, डिग्निफाइड लाइफ होना। तो जहां कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा वेग लगेगा,
वहां उसकी व्याख्या के लिए प्रियम्बल की ओर देखा जाता है। पहला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान के निर्माता थे उनको दिमाग को समझना है, वो लोग कहना क्या चाहते थे, उनके दिमाग को समझने की चाबी है। दूसरा पॉइंट, के.एम. मुंशी, इन्होंने संविधान की जन्म पत्री कहा है। प्रियम्बल क्या है? जन्म पत्री है संविधान की। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? उसका कारण क्या है? जैसे किसी बच्चे की कुंडली बनती है तो उसमें दो चीजें रहती हैं। पहला, उसकी डेट ऑफ बर्थ, भाई ये इस ग्रह नक्षत्र में इस दिन इतने समय पैदा हुआ है, तो हमारे प्रियम्बल में वो डेट लिखी हुई है 26 नवंबर। दूसरी चीज क्या उसमें रहती है? ये बड़ा होकर क्या क्या करेगा, ये बन सकता है, ये कर सकता है। तुम्हारा संविधान क्या करेगा? जो एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिस करेगा, इक्वलिटी देगा, लिबर्टी देगा। वो सारी चीजें कहाँ लिखी हैं? प्रियम्बल में लिखी हैं। इसीलिए क्या मुंशी ने क्या कहा है? ये जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है संविधान की। तीसरी चीज, ठाकुरदास भार्गव ने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कारण क्या है? अगर प्रियम्बल से इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारे आइडियल पूरे संविधान से निकाल लिए जाएं, जो प्रियम्बल के आइडियल है, ये इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इसे पूरे संविधान से निकाल लिया जाए, तो आजादी के पहले जो अंग्रेजों की सरकार थी और आज की जो डेमोक्रेटिक सरकार है, दोनों के बीच का फर्क मिट जाएगा। अगर प्रियम्बल के आइडियल्स ही संविधान में ना रहें तो उसी से ही जान है संविधान की। इसीलिए इसको सोल कहा गया, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके आइडियल्स की वजह से। चौथी चीज, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके बताइए, उसका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। इसमें फिलॉसफी है, संविधान की जो फिलॉसफी है वो कहाँ पाई जाती है? वो प्रियम्बल में पाई जाती है। वैसे जो फिलॉसफी है वो प्रियम्बल में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। लेकिन अगर आपको एक चुनना हो तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा प्रियम्बल। तो इसमें फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको आई कार्ड भी कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? आई कार्ड है। ये आई कार्ड किसने कहा? एक बहुत बड़े वकील हैं, ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा है। उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि किन्होंने प्रियम्बल को आई कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। उनका नाम लक्ष्मीकांत ने प्रियम्बल का जो चैप्टर है पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारी प्रियम्बल समाप्त होती है।